तो साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल आप रख रहे होंगे। जो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो पेडिग्री मेथड्स है, वो क्या है। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आज। इससे है वो अमूमन एक दो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पिछला लेक्चर था मेरा, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है और मास सिलेक्शन क्या है। प्योर लाइन सिलेक्शन है वो थ्योरी किसने दी थी, मास सिलेक्शन है वो क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी क्रॉप में है वो यूज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है और मास सिलेक्शन में है वो क्या डिफरेंस है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी हमने है वो डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पेडिग्री और मास सिलेक्शन के बारे में, पेडिग्री और मास पेडिग्री के बारे में। इसमें हम देखेंगे पेडिग्री सिलेक्शन क्या है, ये कौन कौन सी क्रॉप में है वो यूज होती है। साथ में हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस क्या है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस है वो क्या क्या है वो आते हैं। तो बात करते हैं पेडिग्री मेथड्स की। तो पेडिग्री का मतलब होता है, पेडिग्री मेथड्स का मतलब होता है इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड, इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड from F2 and subsequent generation, and their progeny are tested. During entire operation, a record of all parent offspring relationship is kept. मतलब क्या हुआ, पेडिग्री सिलेक्शन में मेथड में दो पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट्स और एक होता है दूसरा पेरेंट्स। इन दोनों का आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा। तो क्रॉस से क्या बनेगा, हमारा F1 बनेगा। ठीक है, ये F1 बनेगा। तो F1 क्या होगा, ये इसमें ज्यादा है वो वेरिएशन है वो नहीं होता है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। राइट। जब हम इसको F1 सीड्स को हार्वेस्ट करके जब हम F2 बनाएंगे, उसको जब F2 में लगाएंगे, इसमें क्या होता है, जो वो है वो वेरिएशन है वो बहुत है वो ज्यादा है वो होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेंडल का लॉ बोलता है सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F1 वाली जो एलिल्स होती है वो सेग्रीगेट हो जाती है जब हम इसको F2 में लगाते हैं। तो इसमें क्या है, वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। तो हम पेडिग्री में याद रखना, सिलेक्शन है वो F2 से हम अप्लाई करते हैं। इसीलिए ये बोला है individual plants are selected from F2, individual plants are selected from this generation, F2 generation and subsequent, इसके जो आगे भी जनरेशन आएगी, and their progeny are tested, progeny को है वो हम टेस्ट करते हैं। also during entire operation the parent of offspring relation should be है वो मेंटेन। मतलब पेरेंट्स, इसका पेरेंट्स F1 हो गया, F2 हो गया, फिर F3 बनेगा तो F3 का पेरेंट्स क्या होगा, F2 होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है पेरेंट और जो उसका जो संतति है, चाहे उसके जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो रिलेशनशिप है वो भी हम इसमें है वो मेंटेन करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इसको फील्ड में हम जब पेडिग्री मेथड्स करते हैं तो वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हर एक प्रोजेनी को रिकॉर्ड को रखना। तो इसीलिए इसमें रिकॉर्ड कीपिंग का मेथड्स भी है वो अलग अलग होता है। तो वो हम पेडिग्री मेथड्स को पढ़ने से पहले हम उसमें ये पढ़ेंगे कि इसमें है वो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन हमने है वो करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रीडर एज ए ब्रीडर जब आप ब्रीडर होंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, पूरे हर एक चीज को लिखना उसके कागज पे, ये इसका प्रोजेनी, ये इसका है, ये यहाँ से है, ये प्लांट इससे है वो डेराइव किया है। तो ये वो लिखेगा तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, जब वो 12-13 जनरेशन में जाएगा तब बहुत दिक्कत आएगी। 15-16 जनरेशन में जाएगा, 7-8-9-10 साल के लिए, तब उसको पता ही नहीं होगा तो कंफ्यूज होगा। तो इसीलिए हमने एक जो प्लांट ब्रीडर है वो एक उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से है वो ये लोग एंसेस्टर को है वो मेंटेन है वो जो प्रोजेनी उसका है वो रिकॉर्ड रखते हैं। अब हम कैसे रखते हैं इसमें, इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे नंबर होते हैं, जैसे ये F2 की प्रोजेनी है, कोई F2 प्रोजेनी है, उसमें प्लांट ब्रीडर ने है वो नंबर दिए हुए हैं 79-11। तो इसमें ये क्या दर्शाएगा, 79 दर्शाएगा ईयर ऑफ क्रॉसिंग, कौन से ईयर में है वो क्रॉसिंग हुई है। 11 दर्शाएगा कि कौन सा नंबर है वो क्रॉस है, कौन सा क्रॉस नंबर है, 11th का है, 12th का है, 12 का है, फर्स्ट है, सेकंड है। तो हमेशा ये याद रखना, ये जो फर्स्ट होता है वो दर्शाएगा आपका ईयर, जो सेकंड संख्या होगी वो जो दर्शाएगी क्रॉसिंग नंबर, कौन सा क्रॉसिंग नंबर है, पहला नंबर क्रॉसिंग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। जो जो लास्ट हो गया, जो लास्ट नंबर दिया जाएगा वो दर्शाएगा प्लांट्स के नंबर को। तो अब हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल से इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये है F2 के बाद में F3 प्रोजेनी बनी है। F2 को हमने ये वाला दे दिया 79-11, 79 मतलब 1979 में है वो ये वो
ईयर में है वो क्रॉस हुआ है, और ये इसका 11th नंबर का क्रॉस है। अब इससे क्या बनी, F3 बनी, इससे क्या बनी, हमारी F3 बनी। तो जैसे इन्होंने दिया 79 11, 11 तो हो गया 11 नंबर का कोर्स जो क्रॉसेस है वो, और जो 79 हो गया ईयर का, राइट। अब 7 क्या हो गया, 7 ये हो गया नंबर ऑफ प्लांट, प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम दी F2 से जो भी प्लांट्स हमने सेलेक्ट किया वो हो गया नंबर ऑफ 7। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट नंबर 7 सेलेक्टेड इन F2। ये तो F3 है, सेलेक्टेड इन F2, तो इसको हम ऐसे है वो बोलेंगे, राइट। अब बात करते हैं अगले जनरेशन की F4 में कैसे बोलेंगे। हमेशा ये चीज याद रखना, पहला नंबर है वो ईयर को दर्शाएगा, जो सेकेंड नंबर है वो दर्शाएगा क्रोसेस को, कौन सा नंबर का क्रोसेस है। पहला नंबर ऑफ ईयर, ईयर कौन सा है, दूसरा है कि कौन सा क्रोसेस है, ये पहला है क्रॉस, दूसरा क्रॉस, लास्ट वाला जो नंबर होता है ना, ये हमेशा है वो प्लांट्स को दर्शाएगा, प्लांट से वो किससे। अब अगला जनरेशन में चलो F4 में, तो इसको कैसे बोलेंगे, 1979 में है वो ये क्रॉस हुआ है, 11th नंबर का जो वो है क्रॉस था, ये सेम ही 7वां प्लांट्स था, 7वां प्लांट से वो है उससे डेराइव था। चौथा क्या हो गया, ये हो गया चौथा। अब ये आएगा नंबर ऑफ प्लांट्स, इसमें कैसे ये होता है, हमेशा जो लास्ट की संख्या होती है वो प्लांट्स होता है। कैसे बोलेंगे इसको, प्रोजेनी फ्रॉम द प्लांट नंबर 4, प्रोजेनी फ्रॉम द प्लांट नंबर 4 selected for the F3 generation, selected for the F3 generations, derived from the plant number 7, derived number from the plant number 7, इससे है वो derived की गई थी। प्लांट नंबर 4 है जो प्रोजेनी फ्रॉम द प्लांट नंबर 4, तो प्लांट नंबर 4 है वो किससे डेराइव की गई थी, ये 7 नंबर जो प्रोजेनी है इससे है वो डेराइव की गई थी, सिलेक्टेड इन F2 में जो हमने सेलेक्ट की थी। इसी तरह से है वो, ऐसा इसका होगा, ऐसा है वो इसका होगा, राइट। अब इसको कैसे बोलेंगे, 79 11 7 4 2 है, इसको कैसे बोलेंगे, प्रोजेनी फ्रॉम द प्लांट नंबर 2, ये प्लांट नंबर 2 सेलेक्टेड फ्रॉम द F4, सेलेक्टेड फ्रॉम द दिस, और ये क्या था, सेलेक्टेड फॉर दिस, selected from the F4 progeny derived from the plant number 4। अब ये derived from the plant number 4 selected from the F3 progeny, selected for the F3 progeny obtained for the plant number 7 selected in F2। तो likewise है वो, ये यही है वो ब्रीडर है वो ऐसा लिखता है इंस्टेड ऑफ इसका ऐसा लिखने से, क्योंकि ऐसा लिखने से बहुत कंफ्यूज होता है। तो प्लांट डायरेक्ट है वो ब्रीडर है वो ऐसे ऐसे है वो नंबर देता है। ये केवल समझने के लिए, ये कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस ये केवल उसमें पूछ सकते हैं जो ARS जो साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये पूछ सकते हैं इसका नंबर क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे, बट ये नहीं पूछा जाता है इन जनरली। इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया है। अब डिटेल में बात करते हैं कि भाई पेडिग्री मेथड्स होता है क्या है, कैसे कैसे हम करते हैं। तो पेडिग्री मेथड्स में क्या करते हैं हम, पहला स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ये दो पेरेंट्स है, ये एक पेरेंट्स हो गया और एक ये पेरेंट्स हो गया, ठीक है, एक पेरेंट्स हो गया ये, एक पेरेंट्स हो गया वो वाला, ये वाला पेरेंट्स, ठीक है। तो एक ये पेरेंट्स P1 है, ये P2 है। ये हमेशा याद रखना, जो पहला लिखा जाता है वो होता है हमेशा फीमेल पेरेंट्स। कौन सा पेरेंट्स होता है, फीमेल्स। जो सेकेंड पेरेंट्स जो लिखा जाता है वो होता है हमेशा मेल पेरेंट्स। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, यहाँ से है वो पोलन इस फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पे जाएंगे, यहाँ पे एंथर, एंथर में क्या होगा, पोलन होंगे, पोलन है वो ट्रांसफर होंगे फीमेल पेरेंट्स की तरफ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होके क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा, F1 हाइब्रिड बनेगा, उस जाइगोट से सीड बनेगा F1, ये बनेगा आपका हाइब्रिड, यहाँ पे बन गया आपका हाइब्रिड, ठीक है, ये हाइब्रिड बनेगा। अब ये हाइब्रिड बनेगा, इस हाइब्रिड्स को हमने क्या किया, सिलेक्शन नहीं करना है इसमें, याद रखना F1 में कोई सिलेक्शन नहीं करना, जो भी जितने भी सीड्स बने हमारे हाइब्रिड बने, उस हाइब्रिड को हम अगले साल तीसरे साल के लिए हम जो हाइब्रिड बना उसको तीसरे साल के लिए हम ग्रो है वो हम कर देंगे, पूरे पूरे सेम टू सेम कोई सबको हमने ग्रो कर दिया, यहाँ पे स्पेस प्लांट कर दिया, स्पेसिंग के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से हमने वो लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जितने भी हमारे हाइब्रिड्स प्लांट्स बने जितने भी, उसको हमने यहाँ लगा दिया, उससे हमारे हमने मान लो यहाँ पे पौधे हमने लगाए 2000 से 1000 के बीच में, हमने यहाँ पे पौधे लगा दिए। अब इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन है वो अप्लाई करेंगे, जो F2 जनरेशन से ही हम लोग सिलेक्शन है वो अप्लाई करेंगे। याद रखना
पेडिग्री मेथड्स में F1 में सिलेक्शन नहीं करते, जितने भी सीड्स आए उसको सीधा सीधा सारे सीड्स को है वो अगले साल के लिए लगा देंगे, तीसरे साल के लिए। और वहां से फिर हम बढ़िया जो पौधे आएंगे हमारे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे वेजिटेटिव में, रिप्रोडक्टिव में और हार्वेस्टिंग स्टेज पे। ये सारा जितनी बढ़िया ग्रोथ हुई उसको हम लोग क्या करेंगे, पौधे को सिलेक्ट कर लेंगे। 100 से 500 सुपीरियर प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, 100 से 500 सुपीरियर प्लांट्स को। उसके सीड्स को क्या करेंगे हम हार्वेस्ट अलग अलग कर, जैसे 100, जैसे हमने पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं, मान लो 100 पौधे हमने सेलेक्ट कर दिए। एक पौधा ये हो गया, दूसरा पौधा ये हो गया, तीसरा पौधा ये हो गया। जो फर्स्ट पौधा है उसमें है वो सीड है यहाँ पे, इसको हमने बैग में डाल दिए, पहला पौधे के सीड को हमने यहाँ बैग में डाल दिए। जो दूसरा पौधा है उसके सीड्स को हमने इस बैग में भर दिए। तीसरा पौधा है उसके सीड्स को हमने है वो इस बैग में है वो भर दिए। ठीक है, ये सीड है, इसको हमने यहाँ पे है वो भर दिए। ठीक है, यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। फिर हमने क्या करना है, अगले साल जो F4 जनरेशन है, जो मतलब जो 4th ईयर है, ये तो F3 से जो जब ने सीड लिए वो F3 हो जाएंगे फिर। तो उसको हमने क्या करना है, अलग अलग इस थैली को हमने यहाँ पे ये वो लगा देना है। याद रखना मिक्स मत करना, इस थैली को है वो पूरा ही हमने इस रो में पूरा लगा देना। इस थैली में 100 भी सीड हो सकते हैं, 100 के 100 हमने यहाँ लगा दिए। इस जो दूसरी रो है उस थैली को हमने इस रो में पूरा ही जितनी भी रो है उसमें लगा दिए। तीसरी थैली के इसको हमने फिर यहाँ पे है वो लगा दिए। इसी प्रकार से चौथी, पांचवी, छठी, ये सारी हमने है वो लगा दिए। मिक्स नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके सीड्स को हमने इंडिविजुअली फिर अगले साल के लिए ऐसे ही हम थैलियों में अलग अलग से हार्वेस्ट करेंगे। इसकी हमने यहाँ थैली में हार्वेस्ट कर दिया, इसकी हमने इसमें कर दिया, इसका हमने है वो इसमें है वो कर दिया। ठीक है, इसका हमने वो ऐसे ऐसे करके हम हार्वेस्ट, हम पहले का हमने यहाँ पे हार्वेस्ट कर दिया, दूसरे का हमने यहाँ कर दिया, तीसरे का हमने यहाँ कर दिया। मिक्स अभी भी नहीं करना है। फिर अगले को फिर जो हमने हार्वेस्ट किया उसको है फिर हमने है वो इसमें हमने क्या किया, हमने मान लो बढ़िया बढ़िया पौधे थे उसको हमने हार्वेस्ट करके अलग अलग थैलों में डाल दिया। जो ये इन्फीरियर थे उसको हमने क्या कर दिया है वो यहाँ पे वो जो इन्फीरियर थे उसको हमने, ये वाली मान लो हमारी इन्फीरियर थी जो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अभी हमारे पास ये 3 ही बची है, मान लो 3 ही बची है, इनको हमने इसको हमने सारे को है वो रिजेक्ट कर दिया। मान लो इसको रिजेक्ट कर दिया, सब कोई 3 ही बची है, तीनों को अलग अलग थैलियों में पैक कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसको है वो अलग अलग जो बढ़िया थी हमारी उनको अगले साल के लिए लगा दिया। तो उसको क्या बोल गए, F4 जनरेशन बोलेंगे। 5वें साल में उसको हमने लगा दिया। अब याद रखना 5वें साल में यहाँ पे लगा दिया, अभी भी सीड्स को है वो मिक्स नहीं करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे खेल ये होगा, जो इस लाइन के जो सीड को हमने हार्वेस्ट किया उसको हमने 3-3 रो में लगा देना है। एक उसी की हमने मान लो 100 सीड है तो 25-25, 50-50 सीड के हिसाब से, या फिर मान लो 75 सीड है तो 25-25 सीड्स है वो इस एक में 25, दूसरे में 25, तीसरे में 25 सीड्स हमने वो लगा दी ऐसा करके। इससे ये होगा, इसमें मतलब ये होता है इसका और ज्यादा है वो यूनिफॉर्मिटी आए। यहाँ तक तो यूनिफॉर्मिटी आ ही गई है, और ज्यादा हम चाहते हैं कि और ज्यादा कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी है वो यूनिफॉर्म हो जाए। तो हमने यहाँ पर है वो सेलेक्ट है वो कर लिया। तो हमने ऐसे ऐसे करके लगा दिया। यहाँ याद रखना, यहाँ पर भी पूरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तीनों को, उसमें 3 में मान लो अगर हमारी एक ही रो बची बढ़िया है तो हमने एक को ही है वो लगा देना है। ठीक है, इनमें इधर भी है वो इन्फीरियर को है वो रिजेक्ट किया जाता है, सुपीरियर को ही यहाँ पे है वो लगाया जाता है। सेम टू सेम ऐसा ऐसा हम करेंगे F6 जनरेशन में, उसको 7वें साल के लिए भी। ठीक है, इन्फीरियर रो होगी उसको रिजेक्ट करेंगे, सुपीरियर रो को हमें वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रीडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेडिग्री मेथड्स में है वो सिलेक्शन कहाँ से अप्लाई किया जाता है। सिलेक्शन है वो F2 जनरेशन में है वो अप्लाई होता है पेडिग्री मेथड्स में। और सिलेक्शन होने के बाद में जो स्टेबिलिटी आती है मतलब प्रोजेनी की, जिसमें वेरिएशन नहीं आता है, वो कहाँ तक चलेगा, वो गेम चलेगा तुम्हारा F6 जनरेशन। F6 जो जनरेशन है वहां तक स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेडिग्री मेथड में। पेडिग्री मेथड्स में है वो स्टेबिलिटी है वो प्रोजेनी की कहाँ तक कब तक आ जाती है, तो F6 में है वो स्टेबिलिटी लगभग है वो 99.5% है वो आ जाती है। अभी स्टेबिलिटी आ गई, हमें लग गया भाई कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले साल है वो यहाँ पे है वो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के लिए है वो लगाएंगे। ठीक है, अगले साल 8वां साल हो गया, इसको हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के लिए लगाएंगे। जो प्रोजेनी बनेगी उसको क्या बोलेंगे, F7 जनरेशन।
प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल का मतलब होता है जो हमारा यूनिफॉर्म जो स्टेबिलिटी जो हमारी वैरायटी की आई है उसको हम क्या करेंगे, जो लोकल जो वैरायटी है उसके साथ है वो हम कंपैरिजन करेंगे क्वालिटी ट्रेड्स को हम चेक करेंगे कि जो हमारी वैरायटी है वो सच में ही परफॉर्म वाली है कि नहीं है। पहले हमने यहाँ पे कोई प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल नहीं लगाया है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल है वो कौन सी जनरेशन में है, वो पेडिग्री मेथड्स में है वो लगाया जाता है F7 जनरेशन या फिर F8 जनरेशन, F6 के बाद में ही। ठीक है, F7 जनरेशन से हम वो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल है वो लगाते हैं लोकल कंट्रोल के साथ, उसको परफॉर्मेंस को स्टेबिलिटी की है वो डिजीज रेजिस्टेंस है कि नहीं है, क्वालिटी कैसी है वो चेक करने के लिए। ठीक है, वो हमने चेक कर ली। यहाँ तक वो कहानी है वो प्लांट ब्रीडर की होती है। यहाँ तक पूरा पूरा यहाँ पेरेंट्स से सिलेक्शन से लगा के क्रॉसिंग से लगा के पूरा है वो यहाँ तक कहानी है वो प्लांट ब्रीडर की होती है। अब हमारा आगे कोई योगदान नहीं होगा। हमने जो जितना भी डेटा है हमारा प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल का, हमारे जो परफॉर्मेंस का हमने जो फील्ड में लगा के चेक कर लिया। अब हम तो डायरेक्ट वैरायटी को रिलीज कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं वैरायटी को रिलीज करने के लिए हम लोग है वो आईसीआर इंस्टीट्यूट में है वो इसको डाटा को जो भी जितने भी डाटा है प्लांट ब्रीडर क्या करेगा अपने डेटा को आईसीआर इंस्टीट्यूट में है वो भेजेगा। अब आईसीआर इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ये जो डेटा है वो उसको भेजेगा AICRP, एक AICRP संस्था है, AICR और P। AICRP एक संस्था है, इसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका काम होता है ट्रायल को लगाना, देखना ये वैरायटी सुपीरियर है कि नहीं है। ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। फर्स्ट AICRP किसके लिए हुआ था, मेज के लिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बाजरा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन व्हीट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट या फिर सोयाबीन। ये सारा अलग अलग क्रॉप के लिए वो अलग अलग होता है। हमारे डेटा आईसीआर में गए, आईसीआर ने हमारे डेटा को है वो इसमें AICRP में भेज दिया है। ठीक है, इस डेटा को AICRP में भेज दिया है। अब AICRP क्या करेगी, उसको कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल में लगाएगी। कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल का मतलब होता है उसको है वो वैरायटी को है वो अलग अलग लोकेशन पे है वो टेस्टिंग के लिए है वो भेजेगी। ठीक है, उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल। फॉर एग्जांपल बाजरा की वैरायटी है, बाजरा की वैरायटी है तो बाजरा की वैरायटी एक को भेज दिया तमिलनाडु में, मैंने राजस्थान में बनाई बाजरा की वैरायटी, उसको भेज दिया एक को तमिलनाडु में, एक को भेज दिया आंध्र प्रदेश में, एक को भेज दिया अपने गुजरात में। तीनों में अलग अलग जगह उसने भेज दिया, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी AICRP है जहाँ पर भी वहां पे उन्होंने भेज दिया। वहां पे ये लोग क्या करेंगे, हमारी जो वैरायटी है कोई भी है, जैसे राजस्थान मेरी वैरायटी है, कोई भी नाम दे दो, RB राजस्थान हाइब्रिड बाजरा या फिर राजस्थान बाजरा वैरायटी 1, इस वैरायटी को फिर वहां के ये लोग क्या करेंगे, AICRP कोऑर्डिनेटेड जो इंस्टीट्यूट है ये लोग वहां की जो लोकल वैरायटी है, जैसे गुजरात है, गुजरात की लोकल वैरायटी है उसके साथ हमारी वैरायटी को लगाएंगे। साथ में एक लगाएंगे जो नेशनल लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर जो हर जगह चल रही है वैरायटी, बढ़िया वैरायटी, उसके साथ में भी लगाएंगे। फिर उसके डेटा और हमारे डेटा, लोकल की वैरायटी के डेटा, नेशनल वैरायटी के डेटा, हमारी वैरायटी के डेटा, सबका वो लोग अपने हिसाब से है वो कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि ये वैरायटी स्टेबल है कि नहीं है, यूनिफॉर्मिटी इसमें है कि नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, स्टेबिलिटी है कि नहीं है। अगर वो लोग सेटिस्फाई हो गए, अगर वो उनकी हमारी वैरायटी नेशनल लेवल से भी बढ़िया आ गई, वहाँ की लोकल से भी बढ़िया आ गई, तो वो लोग क्या कर देंगे, उस वैरायटी को है वो रिलीज कर देंगे कमर्शियली लेवल पर, और उसमें ये बोल देंगे दिस वैरायटी, फलाना वैरायटी इज गुड फॉर दी कंडीशंस ऑफ इंडियन के जितने भी कंडीशंस है उसमें है वो सुटेबल है। अगर वो वैरायटी, हमारी वैरायटी राजस्थान हाइब्रिड बाजरा, जो हमारी वैरायटी जो हमने है वो ये पेडिग्री मेथड से डेवलप की है 8 साल तक, ठीक है, अगर वो वैरायटी वहां की लोकल वैरायटी से इंफीरियर हुई, सुपीरियर नहीं हुई, इंफीरियर हुई, वहां के नेशनल वैरायटी से भी इंफीरियर हुई, तो भी हमारी वैरायटी रिजेक्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाने के बाद रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं होगी। फिर वो लोग क्या करेंगे, जो एरिया स्पेसिफिक है कि भाई ये राजस्थान की ही वैरायटी है, तो वहां पे उस एरिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है वहां पे है वो भेज दिया जाएगा, वहां पे है वो ट्रायल है वो
हमारी इस वैरायटी का लगेगा। अगर वहां पर बढ़िया परफॉर्म हो गया तो वो वैरायटी रिलीज हो जाएगी। उस वैरायटी को रिलीज करेगा स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी। जो नेशनल लेवल पर होगी वैरायटी, जो वो करेगी नेशनल वैरायटी रिलीज कमेटी। स्टेट लेवल पर होगी उसको बोलेंगे स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी है, वो उस वैरायटी को है वो रिलीज कर देगी। अगर मान लो हमारी वैरायटी वहाँ जो लोकल एरिया से डेवलप हमने की है लेकिन उससे भी है वो कम परिणाम दे दिया उसने, उसकी यील्ड कम आ गई, उसका प्लांट हाइट कम आ गया, उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फीचर्स है वो कम हो गए, इंफीरियर हुए, दैट मीन्स वो वैरायटी रिजेक्ट हो जाएगी, वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो हमारे नाम पे नहीं होगी, हमारे 8-9 साल है वो बर्बाद हो जाएंगे पूरे। तो यही एक बहुत बड़ी प्लांट बिल्डर का है वो टास्क होती है कि कैसे हम आगे करना है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बना दिया, हमारे हिसाब से तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन अगर मान लो वो लोकल कंडीशन में ही बढ़िया नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा ऐसा करके है वो प्लांट बिल्डर है वो, ये AICRP है वो इसका है वो रोल होता है प्लांट वेराइटी को रिलीज करने में। जैसे ही वो वेराइटी रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद में क्या करेंगे, उसका है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। इंडियन सीड एक्ट 1966 में वो वेराइटी है वो रजिस्टर हो जाएगी। अब वो जैसे ही वैरायटी रजिस्टर्ड हुई, फिर लोग क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडर क्या करेगा, आगे की कहानी चलेगी। आगे की कहानी क्या, उसके न्यूक्लियस सीड्स को बनाएगा, न्यूक्लियस सीड्स मेंटेन करेगा, फिर ब्रीडर बनेगा। पहले बनेगा न्यूक्लियस, फिर बनेगा ब्रीडर, फिर बनेगा फाउंडेशन, ठीक है, फिर बनेगा आपका सर्टिफाइड। ये मैंने आपको सारा न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड कैसा बनता है, क्या होता है, कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारा मैंने आपको मेरे सीड टेक के जो लेक्चर है उसमें है वो सारा है वो बता दिया है। जिसने भी वो ये वीडियो नहीं देखा है वो आप वहाँ पे वो विजिट है वो कर सकते हो। तो ये है पेडिग्री मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि सिलेक्शन है वो पेडिग्री मेथड्स में है वो कहाँ से अप्लाई करते हैं, F2 जनरेशन के बाद में ही वो सिलेक्शन है वो करते हैं। F2 जनरेशन और उसके सबसिक्वेंट जनरेशन में ही है वो सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल है वो कौन से मतलब जनरेशन में या फिर कौन से ईयर में लगभग है वो अप्लाई करते हैं, F7 जनरेशन में। और वेराइटी जो स्टेबिलिटी है वो लगभग कौन से जनरेशन में आ जाती है, F6 जनरेशन तक है वो वेराइटी है वो स्टेबिलिटी है वो आ जाती है। F6 जनरेशन तक वेराइटी है वो स्टेबल है वो हो जाता है। तो आई थिंक ये है वो आपको है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और ये भी हम थोड़ा है वो चर्चा कर लेते हैं। पेडिग्री मेथड है वो याद रखना है वो सबसे ज्यादा वीट में यूज हुआ है ना। पेडिग्री मेथड का सबसे ज्यादा किसमें यूज हुआ, वीट में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वीट में यूज हुआ है कौन सी वैरायटी, कल्याण 16 सोनालिका वैरायटी को बनाने में भी इसका है वो यूज हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं ये पेडिग्री मेथड से वो किस में यूज हुआ है, गेहूं में यूज हुआ है, कल्याण 16 वेरायटी का सोनालिका वेरायटी को डेवलप करने में, ठीक है। और धान की वैरायटी है राइस का में भी कौन सी वो डेवलप करने में, IR8। तो पेडिग्री मेथड है गेहूं में यूज हुआ है कौन सी वैरायटी डेवलप करने में, इसकी वैरायटी है प्रसिद्ध वैरायटी है कल्याण सोना। और एक है पेडिग्री मेथड है वो गेहूं में फिर यूज हुआ है कौन सी वैरायटी है, सोनालिका वैरायटी। एक है पेडिग्री मेथड से वो किसमें धान में यूज हुआ है, IR8। ठीक है, एक पेडिग्री मेथड है धान की एक और है जिसमें सवर्णा, पुसा सवर्णा, ये वैरायटी को डेवलप करने में है वो यूज हुआ है। फिर कुछ है वो चना भी है जिसमें JG11, बट मोस्ट कॉमनली वीट में ही है वो यूज पेडिग्री का हुआ है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं पेडिग्री मेथड से वो किस प्रकार की फसलों के लिए है वो उपयुक्त है, तो वो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। इसका आंसर क्या जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं पेडिग्री मेथड्स की नींव क्या है, इसका जड़ क्या है पेडिग्री मेथड्स में, तो इसका है वो कंट्रोल क्रॉसेस। इसमें हम क्या करते हैं पेडिग्री मेथड में क्रॉस करते हैं, वो भी कंट्रोल्ड करते हैं, इमास्कुलेशन और ये सारा करके हम है वो करते। कंट्रोल का मतलब होता है कि इमास्कुलेशन करेंगे, क्योंकि पेडिग्री मेथड्स में वैरायटी डेवलप करना है तो सेल्फ पोलिनेटेड होता है, तो सेल्फ पोलिनेटेड में क्रॉसिंग करवाना है। तो भाई क्रॉसिंग करवाना है तो क्या होगा, क्रॉसिंग सेल्फ पोलिनेटेड का मतलब क्या होता है, सेल्फ पोलिनेटेड का मतलब होता है मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर में होंगे। अब एक ही फ्लावर में होंगे तो क्रॉसिंग कैसे होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमास्कुलेशन करना पड़ेगा। इमास्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मेल फ्लावर विदाउट
डिस्टर्बिंग द फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर को, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको रिमूव करना बिना कुछ छेड़छाड़ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो मेल फ्लावर को रिमूव करना है, फिर ही हम उसके बाद ही हम क्रॉसिंग कर पाएंगे ना। तो इसीलिए वो इसमें है वो ये किसमें की जाती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में की जाती है। वो इसमें कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है इमास्कुलेशन शोर करके कंट्रोल से वो की जाती है। पेडिग्री मेथड्स में अधिकतम वेरिएशन किस पीढ़ी में मिलता है, F2 में मिलेगा, तभी तो वहां से हम सिलेक्शन करेंगे। अधिकतम वेरिएशन किस पीढ़ी में मिलेगा, F2 पीढ़ी में है वो, F2 पीढ़ी में है वो मिल जाएगा। पेडिग्री मेथड में सबसे महत्वपूर्ण चयन किस मतलब पीढ़ी में होता है, मैंने आपको बता ही दिया था F2 पीढ़ी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेरिएशन उसमें ज्यादा होता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेडिग्री मेथड्स में F2 पीढ़ी में है वो हम चयन करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा है वो वेरिएशन F2 में मिलता है। पेडिग्री मेथड में पेडिग्री रिकॉर्ड कब से रखा जाता है, F2 जनरेशन और उसके बाद में, F2 जनरेशन से और F2 जनरेशन उसके बाद में वो पेडिग्री का है वो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। पेडिग्री मेथड में नई किस्म सामान्य कितने वर्षों में विकसित होती है, तो 8 से 10 वर्षों में वो विकसित हो जाती है, राइट। और उसके बाद में पूछते हैं पेडिग्री मेथड में अंतिम प्रशिक्षण में पौधे किस अवस्था में पहुंच जाते हैं, लगभग शुद्ध, वो शुद्ध वाली स्टेज भी मैंने बता दी थी आपको, जब कब पहुंचते हैं वो शुद्ध स्टेज में, F6 जनरेशन में पूरा है वो शुद्ध स्टेज तक है वो पहुंच जाते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्या पूछ सकता है इसमें, पेडिग्री संकरण, और क्या पूछ सकते हैं इसमें, पेडिग्री मेथड्स में है वो चयन किस स्तर पर किया जाता है, पौधा और परिवार, उसके प्रोजेनी के स्तर, प्लांट्स के स्तर पर और प्रोजेनी लेवल पर है वो उसका है वो चयन है वो किया जाता है। तो बस यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें है वो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेग्रीगेटिंग जनरेशन का बल्क मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।